हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग देखने वाले हैं यूटेरिया का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक हो चुका है। सारे प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं देखें तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। आकस्मिकता निधि से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 263। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आकस्मिकता निधि से संबंधित है अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 जो है आकस्मिकता निधि से संबंधित है, जबकि 265 जो है यह है भारत में टैक्स लगाने से संबंधित। 265 किससे संबंधित है? भारत में टैक्स लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 263 जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। इसका राइट आंसर है मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? किस समिति के सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई है? यह की गई है सरकारिया आयोग के द्वारा। सरकारिया आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पुछी आयोग, राजमन्नार आयोग, कोठारी आयोग, एक सबका संबंध किससे है? बताइएगा किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। पुछी आयोग का जो संबंध है यह राज्यों में केंद्रीय बलों को तैनात करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच के लिए पुछी आयोग की स्थापना की गई थी। इसका जो गठन किया गया था अप्रैल 2007 में इसका गठन किया गया था, अप्रैल 2007 में। जबकि कोठारी आयोग का संबंध है स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार व नई दिशा देने से। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने से। और कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी 1964 में। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। राजमन्नार आयोग के गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? यह किया गया है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ऑप्शन नंबर सी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा जो शब्द है यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? मैं हर बार आप लोग को बताई हूँ, कम से कम आप लोग प्रस्तावना याद रखिए। अखंडता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष की चर्चा की गई है, लेकिन संघीय की चर्चा नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, 0 मौलिक कर्तव्य थे। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए और आगे चल करके एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो गए हैं? तो यह हो गए हैं 11। कितने हो गए हैं? 11। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का पालन, आम चुनाव में मतदान, ये जो है यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा भाग 4 के क में मिलता है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 के क में मिलता है। 51 के क में मिलता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए क्लियर हो गया। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। सबसे पुरानी समिति जो है यह लोक लेखा समिति ही है। 1919 का अधिनियम के तहत इसका स्थापना 1921 में किया गया था। इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं इसमें 22 होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं यह राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। यह समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था सीजीए जो है, सीएजी कैग जो है अपना रिपोर्ट किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इसे रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है। संसद के पटल पर रखता है। संसद जो है जांच करवाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति के द्वारा लोक लेखा समिति जांच करके अपना रिपोर्ट किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। एक क्रमवार जो है इसे याद रखिएगा। कैग राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद, संसद लोक लेखा समिति जो है यह देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करता है। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? तथ्य है जो सही दिया गया है।
भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। जी बिल्कुल। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी थी। वी.एस. रमा देवी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 क्या है? दोनों सही दिए गए हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है। ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट में मैं करवाई हुई हूँ प्रश्न। विधानसभा जो है, सॉरी, विधानसभा तो सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद जो है यह केवल 6 राज्यों में ही है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। उत्तरी भारत में 2 राज्य आते हैं, एक आता है यूपी, एक आता है यूपी, एक आता है बिहार। अब हम दक्षिण भारत में चलते हैं, तो हम लोग ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना, उसके नीचे अगर हम जाएंगे, आंध्र प्रदेश से साइड में अगर इधर जाएंगे तो आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे जाएंगे तो कर्नाटक। आई मीन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यही 6 राज्यों में विधान परिषद है, जबकि तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? बताइएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? जिसका स्थापना किया गया था 1924 में। 1924 में। कहाँ किया गया था? तो कानपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? कानपुर में किया गया था। इसी से एक मिलता जुलता नाम आता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। 1928 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्थापक सदस्यों में से एक थे, यह हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? सबसे पहले यूरोपियन कौन आए थे? तो पुर्तगाली ही आए थे। सबसे पहले यूरोपियन कौन आए थे? तो पुर्तगाली ही आए थे। कौन आया था? तो वास्को डी गामा। कब आया था? तो 17 मई 1498 को आया था। ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? तो यह अपनाया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली, फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। और वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बुकर्क का जो शासनकाल है यह 1509 से लेकर के 1515 तक का है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो संबंध रहता है कृष्णदेवराय से अच्छा संबंध रहता है। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, जबकि कंपनी के तहत पूछा जाता है सर्वाधिक विस्तार हुआ है डलहौजी के समय। जबकि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ है किसके समय? तो लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड डफरिन के समय। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को, और इसके समय में ही तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था। व्यक्तिगत संधि किसने लाया था? डलहौजी ने ही लाया था। सबसे पहले किसको हड़पा था? तो सतारा को 1848 में। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? एक शायद क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। अवध बेगम हजरत महल। अवध से नेतृत्व कौन कर रही थी? तो यह हो जाएगी बेगम हजरत महल। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, और सेनापति कौन थे? तो बखत खां थे। सेनापति कौन थे? तो बखत खां। बखत खां। और निकलसन एवं हडसन के द्वारा दिल्ली में इस विद्रोह को दबाया गया था। कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नाना साहब। नाना साहब। और इनके साथ नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो तात्या टोपे। तात्या टोपी। और कैंपबेल के द्वारा इस विद्रोह को कानपुर में दबाया गया। ध्यान रखिएगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल, या फिर अवध से पूछा जाए तो बेगम हजरत महल हो जाएगा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली। जगदीशपुर से हो जाएगा कुंवर सिंह। और बरेली से खान बहादुर खां। फतेहपुर से अजीमुल्ला। और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। इसे इतना ध्यान रखिएगा, विलियम टेलर के द्वारा जगदीशपुर में विद्रोह को दबाया जाता है। और पटना से नेतृत्व कौन कर रहे थे?
बताइएगा, पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायकुम सत्याग्रह, जो कि खेड़ा, असहयोग और राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? किस देवता को? यह हो जाएगा इंद्र को। इंद्र की चर्चा 250 बार मिलती है, सर्वाधिक चर्चा मिलती है। अग्नि की चर्चा 200 बार मिलती है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, किला भेदने वाला भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर आप लोग को पता ही है कि यह जैन धर्म से संबंधित है और टोटल तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। इनका जो चिन्ह है यह क्या है? तो वृषभ है। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर हैं, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। और इनका जो चिन्ह है यह क्या है? सिंह है, सिंह है, शेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे तो अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। चरक, अश्वघोष और नागार्जुन का संबंध जो है कनिष्क के दरबार से है, जबकि पतंजलि का जो संबंध है यह पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी, इसे ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क ने ही चीन के रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था, शक संवत को जारी किया था, चौथी बहुसंगीति कनिष्क के समय में ही हुआ था। इतना तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है बताइएगा। इसमें 3 वंश आते हैं। कितने वंश आते हैं? 3 वंश। एक आता है चेर वंश, एक आता है पांड वंश और एक आता है चोल वंश। चोल वंश जो है तमिलनाडु के पूर्वी तट पर है, जबकि बिल्कुल दक्षिणतम में है पांड वंश। और मालाबार तट केरल का, वहां पे है चेर वंश। चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? यह थी वज्जी या करूर। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी मदुरै। और चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? उरैयूर थी। ध्यान रखिएगा। चेर वंश का चिन्ह क्या है? चेर वंश का चिन्ह हो जाएगा आपका धनुष। क्या हो जाएगा? धनुष। जबकि पांड वंश का चिन्ह क्या हो जाएगा? तो मछली। पांड वंश का चिन्ह क्या हो जाएगा? मछली। और चोल वंश का चिन्ह क्या हो जाएगा? चोल वंश का हो जाएगा बाघ। चोल वंश का बाघ। चलिए इसे इतना ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कदम जो है यह संगम साहित्य से संबंधित नहीं है। 3 संगम हुए थे, जो कि किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पांड के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण होता है, कब होता है? क्या होता है? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में। और दूसरा आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में। और गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने इसे पराजित कर देता है। भीम द्वितीय द्वारा इसे पराजित कर दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है और 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ता है राजा जयचंद के साथ। गढ़वाल के शासक थे राजा जयचंद, उसके साथ चंदावर का युद्ध लड़ता है। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था और द्वितीय युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है यह पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। चंदावर के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तो इसमें भाग लेते नहीं है, तो पहले ही इनको मार दिया जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध में ही, जबकि चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर देते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी जो है इसी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ कौन आए थे बताइएगा? इसके साथ कौन आए थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। इतना तो इसके से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए पृथ्वीराज चौहान प्रथम, द्वितीय या तृतीय, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के साथ तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है और द्वितीय युद्ध लड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। और कब? 1192 में। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। नींव किसने डाला था? यह डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। बाद में इसका मरम्मत करने का काम फिरोज शाह तुगलक करता है, जबकि गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई हाथ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कभी दिल्ली घूमने आइएगा तो आप लोग कुतुब मीनार को घूम सकते हैं, कुतुब मीनार को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने
कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? यह प्रारंभ की थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। मकबरा खुद, अपना मकबरा जो है खुद से बनाया था, जबकि इसका पूरा किसने कराया था? तो इसका बेटा जो है इस्लाम शाह जो है इसे पूरा करवाया था। शेरशाह सूरी ने ही असरफी, जिसे सोने का सिक्का होता था, असरफी, रुपया चांदी का होता था, असरफी सोने का और रुपया चांदी का होता था, और दाम जो होता था यह तांबे का होता था, तांबा का। सर्वाधिक जो प्रचलित था यह दाम ही था, ध्यान रखिएगा। और ग्रैंड ट्रंक जो रोड है यह किसके द्वारा बनाया गया? जीटी रोड शेरशाह सूरी के द्वारा। 1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित कर दिया था। कौन सा युद्ध? चौसा के युद्ध में। और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। हुमायूं को भारत से निष्कासित होना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? यह किया था अकबर ने 1562 ईस्वी में। नहीं, दास प्रथा को 1562 में, दास प्रथा को 1562 में, 1563 में तीर्थ कर को समाप्त किया था, जबकि 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक्ता प्रणाली किसने शुरू किया था? इक्ता प्रथा इल्तुतमिश। जीतल और टका सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। नक्शबंदिया संप्रदाय को कौन मानता था? औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दागने और हुलिया चेंज करने की प्रथा कौन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइएगा। मुख्यालय पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जिनेवा, डी हो जाएगा, जिनेवा डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1945 को। 7 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और जिनेवा में किसका मुख्यालय है? WHO का है, तो है ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। इसके साथ ही और किसी का भी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में ही है। अगर पूछ दिया जाए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी हो जाएगा, नैरोबी। न्यूयॉर्क में किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स फ्रांस में है, लियोन्स फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में की गई थी, IMF की, और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में ही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर पूछ दिया जाए तो द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में ही है। संघाई चीन में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, इतना तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह हो जाएगा केवड़िया जिला, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला यह हो जाएगी अरुंधति राय, अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर सी। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 जून को, 17 जून को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस यह 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। 5 जून को पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जिसकी स्थापना की गई थी 1957 में। ऑप्शन नंबर डी। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? यह हो जाएगा महाराष्ट्र का। वारली कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था बताइएगा। परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया था, पोखरण राजस्थान। और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। जबकि दूसरा का नाम था ऑपरेशन शक्ति। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है, वन है यह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो है ही। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, जबकि कर्नाटक जो है यह दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 1950 में। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है, यह हो जाएगा लाल सिंधी। लाल सिंधी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है, यह स्थित कहाँ है? तो यह हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल रिनगुंगा का संबंध किस खेल से है? लाल रिनगुंगा का संबंध किस खेल से है? इनका जो संबंध है यह है भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन से। किस खेल से है? भारोत्तोलन से है। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? पहला स्थान पर कौन है? तो यह है इंदौर, जो कि छठा बार जीत चुका है। दूसरा स्थान पर कौन है और तीसरा स्थान पर कौन है, यह बताना है। दूसरा स्थान पे है सूरत और तीसरा स्थान पे है नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर ए। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ जीत किया गया है? इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ जीत किया गया? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है पूर्वी चंपारण बिहार। पूर्वी चंपारण बिहार। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वातो पावो का संबंध किस क्षेत्र से है? किस देश से है? किस देश से है? समांतो पावो का संबंध किस देश से है? चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है और इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध हो जाएगा स्वीडन से। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया? उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। उदार शक्ति भारत और मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितने नंबर का है? पहला स्थान पे तो है अमेरिका। पहला स्थान पे कौन है? अमेरिका है, जबकि भारत का स्थान है 43वां। लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया है? यह मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस। सालबुक वेटलैंड रिजर्व किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? सालबुक वेटलैंड रिजर्व किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया है? यह प्राप्त किया है 17 जुलाई 2022। 17 जुलाई 2022। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? यह हो जाएगा 8। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? समानता दिवस 14 अप्रैल और यह मनाया जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 46। 33वां एशियो शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? किस देश के द्वारा? यह हो जाएगा अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? युवा 2.0 योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? यह हो जाएंगे बिमल जलान। बिमल जलान। भारत के खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम है रोशनी। क्या नाम है? रोशनी। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ओडिशा का स्थान प्रथम नहीं है? बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा का स्थान प्रथम है, क्रोमाइट क्लोह है, जबकि कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है। प्रथम स्थान है छत्तीसगढ़ का। कोयला उत्पादन प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर डी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा 2.91%। 2.91%। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? यह चुना गया है विनोद शर्मा को। विनोद शर्मा को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है?
बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? यह हो जाएगा 51.91%, 51.91%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? यह देश है इंग्लैंड। कौन सा देश है? इंग्लैंड है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है, किसे चुना गया है? तो हो जाएगा साइमन स्टील को, साइमन स्टील को, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है शरद कमल अंचता को। पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडार नदी या अलकनंदा की है? अलकनंदा की है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? सारे हो चुके हैं पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, जैसे कि कौटिल्य वाले हो गए, ज्ञान में सारे प्रश्न उस समय आ रखे हैं, आप लोग को आसानी हो रही होगी। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1953 में, 1953 में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे 100 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन है सही हो रहा है यूटेरिया के बुक से। प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में ही बताए थे, नाल्को, हिंडाल्को, माल्को की स्थापना की गई थी इटली के सहयोग से, और हिंडाल्को की स्थापना किया गया था यूएसए के सहयोग से, और नाल्को पूछा जा रहा है तो ये फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंडाल्को की स्थापना यूएसए के सहयोग से, हिंडाल्को की स्थापना यूएसए के सहयोग से। भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? मैं आपको याद रखिएगा, यह हो जाएगा 7। कितने देश? 7 देश जुड़े हुए हैं। कमेंट करके बताइएगा 7 देश कौन कौन से हैं। ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है, ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है, यह स्थित है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। शिमला, मसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? शिमला, मसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो यह लघु हिमालय का भाग है, लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है बताइएगा। तो हो जाएगा तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। एंग्याप दर्रा कहाँ है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश, और दीफू दर्रा भी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। राकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है? नंदा देवी हो जाएगा, भारत, नंदा देवी भारत। पाकिस्तान में कौन सा है बताइएगा, पाकिस्तान में कौन सा पर्वत है? राकापोसी जो पर्वत है यह है पाकिस्तान में, राकापोसी पर्वत पाकिस्तान में। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा नेपाल, और नामचा बरवा कहाँ है? तो यह हो जाएगा चीन, नामचा बरवा चीन। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन अपवर्तनांक का मात्रक है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है विभवांतर, वोल्ट मीटर विभवांतर। विद्युत धारा एम्पियर। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पे, द्रव्यमान और वेग पे। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? यह जाना जाता है जड़त्व के नियम। द्वितीय नियम संवेग का नियम, और तृतीय नियम जो है तृतीय नियम या फिर तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पे नहीं निर्भर करता है? यह हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइएगा। तो घटती है, क्या होती है? घटती है। किसी दर्पण की वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? यह हो जाएगा r बराबर 2f, r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में, एक बार इसे आप लोग कंफर्म ही कर लीजिएगा। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? किसी माध्यम में प्रकाश किरणों को झुकाव को क्या कहा जाता है?
इसे कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकता। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? किसने? यह बर्जीलियस। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस नाम से? यह हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन की खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की चैडविक, जो कि व्याख्या रदरफोर्ड। प्रोटॉन का ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ग्रेफाइट परमाणु में पूछा जा रहा है तो 4 होती है। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं दिया गया है? गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, यह सही नहीं है। जबकि विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। गैसों के विसरण के दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। क्षार के गुणों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? क्षार जो है लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। बिल्कुल। क्षार में कड़वा स्वाद होता है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं। सभी कथन क्या है? सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? यह हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग? धोबन सोडा। निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? यह हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए? यह मिलाया जाता है निकेल और लोहा को। निकेल और लोहा को। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? मकड़ियों का अध्ययन होता है आर्केनोलॉजी में। आर्केनोलॉजी में। जबकि साइनोलॉजी में किसका अध्ययन? कुत्ता का। और एपिकोलॉजी में अध्ययन होता है मधुमक्खी का। पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है? पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता। ऑप्शन नंबर डी। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, यह जानते ही होंगे, आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा। 88 नंबर। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, 4 होते हैं। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? सेब के फल में लाली का कारण क्या है? लाली का कारण है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? महत्वपूर्ण भाग है जड़। क्या है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग जड़ नहीं, पुष्प होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। पुष्प इसका राइट आंसर होगा। पुष्प इसका राइट आंसर होगा। सुधार कर लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। 91 नंबर प्रश्न मिलान करने के लिए दिया गया है। सबसे छोटा बीज यह हो जाएगा आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा गुणसूत्र सहवाल। और सबसे छोटा पुष्प गुल्फिया। और सबसे छोटी कोशिका गेलीसेप्टिकम, यह हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है, यह हो जाएगा वाई वी रेड्डी समिति। वाई वी रेड्डी समिति का संबंध है मुद्रा आपूर्ति से। मुद्रा नहीं, मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है। रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? स्थापना तो किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। 8 मूल उद्योग के सूचकांक में निम्न से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? 8 मूल उद्योग के सूचकांक में निम्न से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? क्या दिया गया है? रिफाइनरी उत्पाद को। रिफाइनरी उत्पाद को। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसे आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर को मिलाने का प्रयास करिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोपहर तक एनसीईआरटी आप लोग को मिल जाएगा जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का रहने वाला है। पार्ट 2 रहेगा। 3 पार्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए पार्ट 2 आएगा। उसके बाद शाम तक आप लोग को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा शाम तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।